नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत इस बार सियासत से होगी, निकाय चुनाव से होगी। निकाय चुनाव में आरक्षण का ऐसा पेच फंसा है कि कई महीने से गेंद कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में डोल रही है। आरक्षण की इस पेच ने बहुत सारे लोगों की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। बहुत सारे युवा नेता गली कूचे मोहल्लों में उभर आए थे, उनकी किस्मत गड़बड़ाने लगी है। बहुत सारी जगहों पर सीटें महिलाओं की हो गई, तो कुछ लोगों ने शादी ब्याह भी तय कर लिया कि सीट हाथ से जाने नहीं देंगे, अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो पत्नी को लड़ाएंगे। चुनाव की तैयारियां थी, लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट चला गया मामला, वहां भी एक एक दिन और बाद में मामला ऐसा लटका कि चुनाव आयोग के गठन को लेकर और तारीखों को लेकर लटक गया। फिलहाल जो लोग शादी की डेट फिक्स कर चुके थे, अब वो पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज़रूर कर दिया कि आने वाले 3 महीने में यानी कि 31 मार्च तक जो ओबीसी आयोग बना है वो आरक्षण को सही करके सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे। देखिए, शहरों में चुनाव होना है, अधिकांश मेयर की सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं, लेकिन लड़ाई होगी सपा से ही, ये हर कोई जानता है। दूसरा एक बिंदु ये आता है कि आयोग जब बना था ओबीसी का, तो उसने कहा कि भाई इतना बड़ा प्रदेश है, हमें भी 6 महीना लगेगा सर्वे करने में, रिपोर्ट देने में। उस समय उसने हाँ में हाँ भरी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 महीने में दो। तो 3 महीने के समय में रिपोर्ट देनी है। अब आयोग ने बैठकें शुरू की हैं मंडलवार, पहले वो जिले में जाने की इच्छुक था। तो अब आप समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट बाबुओं के भरोसे बनेगी, क्योंकि सर्वे ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं, समय नहीं है। बाबू राज मतलब जैसा डीएम साहब रिपोर्ट भेजेंगे वैसे रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड होगी। आप देखिए कि जो आरक्षण घोषित हुआ उसको लेकर आपत्तियां क्यों आई। बुंदेलखंड में अगर झांसी छोड़ दिया जाए और एक आध इलाका छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सीटें आरक्षित। लखनऊ जैसे मेयर की जो सीट है वो पिछले 40 साल से सामान्य है। कौन सा फार्मूला चलता है आप समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इस आरक्षण ने ओबीसी नेताओं का सम्मान और पूछ दोनों बढ़ा दी, खासतौर से बीजेपी में। इधर 6 सीटों पर अभी बीजेपी एमएलसी का मनोनयन होना है, विधान परिषद में खाली है। अब उस पर जोड़ तोड़ शुरू हो गई, उस पर नाम भी ओबीसी लीडर्स का ज़्यादा चलने लगा है, उनको तरजीह मिल जाएगी। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने 3 क्षेत्रीय अध्यक्षों को एमएलसी बनाकर भेजना चाहती है इस निकाय चुनाव को साधने के लिए, जिसमें बनारस से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महेश श्रीवास्तव, काशी क्षेत्र के उनका नाम आ रहा है, कानपुर बुंदेलखंड के हैं मानवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सैथवार, और इसके अलावा ब्रिज बहादुर, अमरपाल मौर्य, प्रियंका रावत, ये सब नाम अब एमएलसी बनने के लिए। देखिए, रुका चुनाव कहीं, किस्मत किसी और की खुल सकती है। तो ये जो समीकरण साधने की तैयारी चल रही है, ये यही रुकेगी नहीं। चर्चा इस बात की भी है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा और वहाँ भी ओबीसी नेताओं को ज़्यादा सम्मान मिल सकता है। सियासत में एक फैसले से कितनी चीज़ें बदलती हैं। देखिए, बीजेपी में तो बहुत बड़ी पार्टी है, वो इतने पर रुक जाए तो कोई मामूली बात नहीं है, वो मानने वाली कहाँ। अब उसने अंदर खाने एक और कोशिश शुरू की है कि जो बीजेपी छोड़कर गए हैं बड़े नेता ओबीसी के, उनको फिर से लाया जाए पार्टी में। इसमें चर्चा है कि दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और पीला गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर, इनको फिर से जोड़ा जाए पार्टी में। एक चुनाव ने कितने समीकरण बदले, लेकिन पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आरक्षण को लेकर बवाल मचा, वो भी हाई कोर्ट गया, चुनाव टला था उस समय, और फिर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा आरक्षण की प्रक्रिया हुई, चुनाव हुआ, लेकिन उसमें साड़ी वाड़ी सब खींच ली गई थी और बड़ी मार पिटाई और छापा पुलिस मुकदमा सब हुआ, आपने देखा। निकाय चुनाव थोड़ा शहरों का इतना बवाल नहीं होगा, लेकिन सरकारी तंत्र अपना काम तो करेगा ही। बीजेपी
कोई चुनाव लूज नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने एक एक कर गोटे वो बिठा रही है। फिलहाल एक निकाय चुनाव के बहाने कई सारे अरमानों के पूरा होने के और कईयों पर पानी फिरने के भी आसार हैं। बात अब सरकार के उस सर्वेक्षण की जिसमें 8 जिलों के डीएम और 16 जिलों के एसपी फिसड्डी पाए गए। क्यों? क्योंकि जो ये IGRS पोर्टल है इस पर शिकायतों का निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा भी था कि भाई जो जनता की शिकायतें हैं उनका निस्तारण तब माना जाएगा जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। तो अधिकारियों के कामकाज का जो मानक है वो IGRS पोर्टल में जनता की संतुष्टि शिकायतकर्ता की संतुष्टि तय करेगी। सीएम ने ये बात कही, लेकिन जब अक्टूबर महीने के IGRS पोर्टल की शिकायतों की समीक्षा हुई तो उसमें 8 जिलों के डीएम इस निस्तारण में फिसड्डी पाए गए। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो आजमगढ़, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और एटा, इन जिलों के डीएम IGRS का जो अक्टूबर महीने की शिकायतों का जो ब्यौरा है उसमें पीछे रहे हैं। ये जिले, उनको चेतावनी दी गई है। और इसी तरह से पुलिस में कुछ इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं जो IGRS के निस्तारण में पीछे रहे, जिनको चेतावनी हुई है। उसमें हरदोई के एसपी हैं, रायबरेली के एसपी, कासगंज और बलिया, इसके अलावा बांदा और कई सारे जिलों, सहारनपुर, इन सब के एसपी को भी चेतावनी दी गई है। IGRS के जो नोडल अफसर हैं उनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए डीएम को कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये नाराज़गी जताई है कि जो लोग अगर शिकायतें सुनने में, उसका निस्तारण करने में रुचि नहीं लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो तैयार रहें। जिलाधिकारी अपने कार्यालयों में उपलब्धता क्यों कम रखते हैं, इसको सरकार रैंडमली चेकिंग भी करा रही है। और कई सारे जिलों में डीएम की हाजिरी भी जांची जा रही है, डीएम एसपी की। ऐसा नहीं है कि जिलों में भेज दिया गया और आप खाली 10 से 12 ऑफिस में बैठे हैं और 1 बजे उठ के डीएम एसपी साहब लंच पे चले जाएं घर में और 2 बजे लंच करके 4 बजे तक आराम फरमाएं, फिर कार्यालय आए ही ना, फिर कैंप ऑफिस से ही अपना शाम हो जाए, वहीं अपनी रात हो जाए, वहीं अपना मीटिंग कर ले। अब ये बात नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री का कार्यालय और सीएम ये चाहते हैं कि भाई 10 से 5 का समय है तो कम से कम उस दौरान जनता के लिए अधिकारी उपलब्ध रहें। लेकिन ये ढर्रा बड़ा पुराना है। हम लखनऊ में तो उम्मीद कर सकते हैं कि डीएम सवेरे 6-7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक काम करेगा, मौजूद रहेगा, मिल लेगा। लेकिन किसी ज़िले में आप अगर जाकर देखेंगे तो डीएम एसपी साहब 2 बजे जब कार्यालय से उठ जाते हैं तो फिर वो आपको अगले दिन ही मिलेंगे, क्योंकि फिर वो बंगले पे किसी से नहीं मिलते, जिनसे वो चाहते हैं उसी से वो मिलते हैं। ये पूरे प्रदेश का ढर्रा है, इसमें कोई सरकार बदलाव ला नहीं पाई। अब देखते हैं कि ये जो IGRS की जिसकी सच्चाई से सरकार बड़ी देर में वाकिफ़ हुई, जिस पर झूठी रिपोर्ट लगाकर अफसर शिकायतकर्ता को ही झूठा साबित करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, अगर उस पर ही सख्त कार्रवाई होने लगे तो यूपी के लोगों की बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएं। ना उनको डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, ना मुख्यमंत्री के पास आना पड़ेगा लखनऊ। पोर्टल अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो और उस पर ही निस्तारण की चीज़ें आ जाए, शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाए, तब इससे बढ़िया उत्तर प्रदेश में शासन क्या हो सकता है। जब हम लोग छोटे थे तब भी सुनते थे कि भाई किसान की आय दुगना करने का सरकार ने संकल्प ले लिया है। पिछले 20-30 साल से ये दावे चल रहे हैं कि किसानों की आय सरकार दुगना करना चाहती है, कर रही, उसके लिए कोशिश चल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आपके सामने आएंगे कि जहां सरकारी दावों के इतर किसानों की आय बढ़ने के बजाय घट रही है। इस बार हम एक ऐसा ही प्रकरण आपके लिए लेकर आए हैं जो कृषि विभाग, कृषि मंत्री, इन सब के दावों को मुंह चिढ़ाती है, उनके दावों को खोखला साबित करती है। उत्तर प्रदेश में रबी सीजन चल रहा है, गेहूं बीज के बुआई का समय रहा है। गेहूं बीज वितरण में इस बार उत्तर प्रदेश का कृषि महकमा फेल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये
गेहूं बीज का वितरण उसकी सब्सिडी से जुड़ा है, क्योंकि सब्सिडी से ही किसान का पैसा बचता है, तब आप उसकी आय बढ़ाने की बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन किसानों ने बाजार से महंगे दामों पर गेहूं खरीद कर बीज उसका बोया है अपने खेतों में। अभी तो सीजन खत्म हुआ है, अब तो सारे आंकड़े आ चुके हैं। एक औसत के मुताबिक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हर साल 6 से 7 लाख कुंटल गेहूं के बीज की ज़रूरत किसानों को होती है, और इतनी बीज वितरित किया जाता था सरकार के द्वारा। जो बीज सरकार वितरित करती है उस पर 50% का अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, यानी कि किसान को छूट मिलती है। लेकिन इस साल कृषि विभाग द्वारा लगभग कुल 3.5 लाख कुंतल ही गेहूं बीज वितरित किया जा सका। कहाँ 7 लाख, कहाँ 3.5 लाख। सरकारी जो गेहूं बीज का रेट था वो था 38 रुपया 20 पैसा किलो, वो किसान को मिलना था, और इस 38 रुपया 20 पैसा पे 50% की सब्सिडी थी, यानी कि 19 या 20 रुपए का वो गेहूं किसान को पड़ता। लेकिन जब बीजे नहीं सरकार के पास गोदाम पे, उसके सेंटर पे, तो किसान बाजार में गया, बाजार में गेहूं 40 रुपया का है, तो जो गेहूं उसको 20 रुपए मिलता बीज, वो उसने 40 रुपए में खरीदा, मजबूर हुआ लेने के लिए। लेकिन सरकार के दावे बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश का कृषि महकमा बीज विकास निगम से भी बीज लेता है इसकी पूर्ति के लिए। बताया जाता है कि करीब बीज निगम के पास 2-2.5 लाख कुंतल ही बीज था गेहूं का। फिर कुछ वो सरकारी एजेंसियों से खरीदता है, जैसे है नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC से, उसको 1,30,000 कुंतल बीज सप्लाई का ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन उसने कुल 20,000 कुंतल सप्लाई दी। 1,30,000 में 20,000। अब आप सोचिए, उसने सप्लाई नहीं दी NSC ने, कहा कि हम दे नहीं पाएंगे, बाजार में गेहूं महंगा हो गया है बीज। अब कृषि विभाग के पास भी अपना 50, 60, 70 हज़ार कुंतल के करीब बीज रहा होगा। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये बीज 3.5 लाख कुंतल के आसपास पहुंचता है जो बच पाया। बाकी किसान को बाजार के हवाले छोड़ दिया गया कि जाओ महंगा बीज खरीदो और बो। तो उत्तर प्रदेश में कैसे इस किसान की आय बढ़ेगी? जब किसान का खेत गेहूं रात में छुट्टा जानवर चर ले रहा है, तो कैसे आय दोगुनी करेंगे आप? जो फाउंडेशन का भी बीज सरकार ने बेचा बहुत सारी जगहों पर, उसमें जमाव नहीं होता है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। NSC ने जिसने बीज की सप्लाई नहीं दी, धोखा किया सरकार के साथ, किसानों के साथ, उस पर कोई कार्रवाई सरकार उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करती है, और फिर उसी से ये ऑर्डर देंगे, आगे चल के लेंगे सीड। तो ये यूपी में कृषि विभाग की इन कमियों की ओर कोई देखने वाला नहीं। कृषि मंत्री से बीज पे बात करिए तो वो गन्ना पे जवाब देते हैं, गन्ना के लिए अलग विभाग और मंत्री है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृषि मंत्री 6 साल से हैं, प्रमुख सचिव ACS हैं कृषि विभाग के, वो नियुक्ति विभाग के भी मुखिया हैं, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। साहब बुआई सीजन खत्म हो गया, गन्ना उन्ना कहीं खड़ा है, वो कटेगा, थोड़ा मोड़ा बीज रहता है, वो किसान बाजार से खरीद के लगा लेगा। सब्सिडी ना देनी पड़े इसलिए गेहूं का बीज ना बटेगा। ये कितना दुर्भाग्य है, किसान के साथ किस तरह से धोखा है, छलावा है। मुख्यमंत्री के जिले में बीज का संकट इस बार किसानों ने झेला है, गोरखपुर मंडल में भी, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाती। किसानों का दर्द सुर्खियां नहीं पाता, उतनी TRP भी नहीं होती मीडिया में, लेकिन हम सच्चाई को सामने लाते हैं इसलिए कि सरकार सतर्क हो जाए। और किसान 70 से 80% उत्तर प्रदेश में, उसके फसल बढ़िया होगी, उसको सस्ता बीज मिलेगा, उसके पैसे आएंगे घर में, तो स्वाभाविक आमदनी दुगनी होगी, खुशहाली आएगी, उनके बाल बच्चों की शादी ब्याह होगा, उनके स्कूल की फीस जाएगी, सब कुछ उनकी खेती पर निर्भर है। लेकिन ना वो नील गाय मार सकते हैं, ना वो छुट्टा जानवरों को मार पीट सकते हैं, ना खेत में कटीला वाला तार लगा सकते हैं। बंदिशें चारों ओर से हैं और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो सच्चाई और हकीकत का अंतर क्या है, वो इस चीज़ में आप बेहतर समझ सकते हैं। और अब ब्यूरोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा, एक बड़ी कुर्सी की चर्चा। वैसे तो
यूपी के चीफ सेक्रेटरी के सेवा विस्तार को लेकर सबकी निगाहें लगी थी, लेकिन उनको 1 साल का जब सेवा विस्तार मिल गया तो वो चर्चा अब समाप्त हो गई। अब उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में एक और बड़े बदलाव की हलचल पर लोगों की नज़र है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की उस पर नज़र है। दुर्गा शंकर मिश्रा के एक्सटेंशन के बाद अब लोगों की नज़र जो पहले उधर थी अब वो इधर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ पर अब लोग निराश हो गए कि भाई अब उस नंबर 1 कुर्सी पर तो अपना मौका लगना नहीं है, तो अब या नंबर 2 या नंबर 3 की ओर देखा जाए। तो नंबर 2 पे अभी वैकेंसी नहीं है। हाँ, नंबर 3 की एक कुर्सी आईआईडीसी का जो पद है अब उस पर अफसरों की नज़र है। उत्तर प्रदेश में आईआईडीसी बहुत बड़ा पद माना जाता है। चीफ सेक्रेटरी के बाद आप उसे एपीसी के बराबर भी मान सकते हैं। आप नंबर 2 और 3 में आप उसको जो समझ लें। तो ऐसे में अब आईआईडीसी जो अरविंद कुमार हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और अगले महीने सरकार की इन्वेस्टर समिट भी होनी है 10, 11, 12 फरवरी में। उसके बाद 28 फरवरी को अरविंद कुमार रिटायर हो जाएंगे। अरविंद कुमार के रिटायरमेंट के बाद ये प्रतिष्ठित कुर्सी किसके पास जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा अब से शुरू है। 1988 बैच के अरविंद कुमार के पास औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव का भी चार्ज है, वो यूपीडा के भी सीईओ हैं। तो आप इसलिए इस कुर्सी के महत्व को समझिए कि अगर अरविंद कुमार जब जाएंगे तो जो इस पर आएगा वो एक साथ कई चार्ज लेके आता है। और आईआईडीसी जो होता है वो करीब 1 दर्जन विभागों अथॉरिटियों का वो चेयरमैन भी होता है, तो बड़ा ताकतवर पद माना जाता है। तो ऐसे में अरविंद कुमार का रिटायरमेंट जो है वो बड़ा अहम हो गया है और चर्चा इस बात की लेकर है कि अगला आईआईडीसी कौन बनेगा। इसमें 2 अफसरों के नाम बड़ी तेज़ी से लिए जा रहे हैं और कहा जाता है कि सीएम की ये पसंद हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अमित मोहन प्रसाद। उनका नाम प्रमुखता से इस पद के लिए लिया जा रहा है कि अमित मोहन प्रसाद यूपी के आईआईडीसी के पद की रेस में है, लेकिन उनको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है 1992 बैच के नरेंद्र भूषण। नरेंद्र भूषण इस समय पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। वो इस पद के प्रबल दावेदार इसलिए हैं कि वो नोएडा में रहे सीईओ, वहाँ से होके आए हैं और उनका मन भी फिर वही एनसीआर और नोएडा में लगा हुआ है। वो दिल्ली में बड़े लंबे समय तक रहे भी, तो वो ये माना गया था कि जब लखनऊ आए थे तो टेम्पररी तौर पर हैं, शनिवार रविवार को भी वो दिल्ली भी अक्सर चले ही जाते हैं। तो ये दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री के लिए पहली चॉइस माने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और तर्क भी हैं। एक तर्क ये है कि ये दोनों 88 और 92 के से पहले अभी 87 बैच के अफसर यहाँ मौजूद हैं, सीनियर उनसे। उसमें 3 नाम हैं, महेश गुप्ता, संजीव मित्तल, हेमंत राव। लेकिन संजीव मित्तल तो इसी साल रिटायर हो जाएंगे अगस्त में, तो इतनी कम अवधि के लिए 5 महीने के लिए सरकार उनको आईआईडीसी बनाएगी, इसकी संभावना कम है। और वो पहले भी एक बार रह चुके आईआईडीसी, थोड़े दिन रहे, तो दोबारा उनका आगमन होगा इसकी उम्मीद कम है। अब सीनियरिटी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो महेश गुप्ता की इस पद पर स्वाभाविक दावेदारी बनती है। हेमंत राव की संभावना कम है। महेश गुप्ता की नौकरी भी अभी अप्रैल 2024 तक है, लंबा टाइम है उनके पास। अब वो बनती तो है, लेकिन वो सीएम की पसंद होंगे सरकार की, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। उसके बाद 88 बैच आता है। 88 बैच में 2 अफसर हैं, दोनों बड़े एक टाइम में जुगाड़ू रहे, लेकिन योगी के इस रिजीम में दोनों के नंबर बड़े घट गए और दोनों कोना पकड़कर अपना काम चला रहे हैं। अब सहगल साहब हैं, उनका भी जुलाई में रिटायरमेंट है, अगर फरवरी में पद खाली होगा तो 4-5 महीना। लेकिन दूसरा जो नाम है रजनीश दुबे का, वो आँख गड़ाए हुए हैं। रजनीश दुबे चाहे रास्ते में जितना बैरियर लगाओ, इधर उधर से घूम के फिर मेन स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। कई बार चर्चा हुई कि उनको राजस्व परिषद भेज दिया जाएगा, बड़ी बदनामी, बड़ा जो है नंबर कम है, छवि खराब हो रही है, लेकिन वो रहते शासन में ही हैं। रजनीश दुबे आईआईडीसी बनने के लिए हाथ पैर मार सकते हैं, उनके पास टाइम भी 2 साल का है, वो 24 तक के आखिरी तक हैं, लेकिन छवि वहाँ भी मैटर करती है। तो आईआईडीसी का जो
लड़ाई है, जो चेहरा है, उसमें अगर दो नाम जो मैंने लिए, अमित मोहन प्रसाद और नरेंद्र भूषण, ये दोनों में से ही कोई बाजी मार सकता है। हालांकि आखिरी पसंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पद है, क्योंकि 1 साल तक अब चीफ सेक्रेटरी की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। एपीसी पद पर मनोज कुमार सिंह पहले से बैठे हुए हैं, तो फिर बचता क्या है भाई? मरता क्या न करता, जो मिले उसी में काम चलाओ। और ब्यूरोक्रेसी में अफसर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पदों के खातिर समझौते वो किसी भी स्तर पर जाकर कर सकते हैं। कोई उनके अंदर आप ये उम्मीद करें कि बहुत वो वसूलों के साथ पद लेते हैं या अपनी इच्छा से वो नौकरी करते हैं, तो इसकी कोई संभावना नहीं है, ना इसका भी मुगालते में रहना चाहिए। अफसर हर घड़ी इस फिराक में रहता है कि कैसे प्राइम पोस्टिंग हासिल की जाए, महत्वपूर्ण पद हासिल किया जाए और बैठ के मौज काटी जाए, और प्रदेश में देश में कैसे अपना सिक्का जमाए रखा जाए। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। किस्मत के ताले खुलते, बनते और बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो सरकार है उसकी ताकत हमेशा अलग रहेगी। खादी खद्दर, उसकी पहचान हमेशा मजबूत रहेगी, और ताकत तो सब सरकार के ही हाथ में होती है। तो आज फिर आपको मंजर भोपाली साहब के उसी शेर से हम आपको जोड़ेंगे, तो सुनिएगा कि शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, और हमारे सिर्फ फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते हवाओं के लिए, क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और हजारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। नमस्कार।